नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 13 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और थर्ड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ बताए जाएंगे। तो पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और जिन लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट या फिर थर्ड शिफ्ट या फिर फोर्थ शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए, किसी भी शिफ्ट में आप हमें 8181819473 पे क्वेश्चंस ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आया था कि पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। और दोस्तों यहाँ पे आपको बता देना चाहेंगे कि संस्करण जो कि 22 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक KIIT विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। यह युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को एक महान खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करना भी है, ठीक है। वहीं बात करते हैं खेलो इंडिया योजना के तहत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 वर्षों तक प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है, ठीक है। इसके तहत वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो खेलो इंडिया एवं भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई के द्वारा विकसित किया गया है। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2018 में नई दिल्ली में किया गया था। दूसरा पुणे में आयोजित किया गया था और तीसरा संस्करण 2020 में गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र ने अपने खिताब को बनाए रखा क्योंकि वे जो कि 58 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर था। वही बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो है ये आपसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पूछा था या फिर खेलो इंडिया जो कि यूथ गेम पूछा था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूछा गया होगा तो उसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था जो कि 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहेंगे कि 21 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी एरिना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहले संस्करण का अनावरण किया था। बाद में फरवरी 2020 में मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किया। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको दोनों चीज़ें बता दी गई है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या पूछा था। एक प्रश्न आया था कि वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। तो भगवंत मान जो कि वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं, हाल ही में 2022 में बने हैं और ये जो है आप पार्टी यानी केजरीवाल की पार्टी से बिलोंग करते हैं। एक प्रश्न आया था कि चीन की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है। तो दोस्तों मैं जितने भी राज्य से लगती है सभी बता देते हैं। तो चीन से भारत की सीमा 5 राज्यों से जुड़ती है। इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अब जो कि जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया, एक हो गया है जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया लद्दाख। तो लद्दाख का भी लगता है सीमा जो कि चीन से। गुरु विपिन सिंह कौन से जो कि नृत्य से संबंधित हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, किस नृत्य से संबंधित है। तो मणिपुरी नृत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बताना चाहेंगे कि मणिपुरी जो कि मणिपुर में भी शिव और पार्वती का दिव्य नृत्य है। मणिपुरी मूल लाई हरोबा के त्यौहार से है। गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। मणिपुरी नृत्य में भक्ति पर बल दिया जाता है, न कि कामुकता पर, ठीक है। चेहरे एक पतले घूंघट से ढके होते हैं और कोमल आंदोलनों और हाथों के इशारों को मणिपुरी नृत्य में महत्व दिया गया है। मणिपुरी नृत्य से तांडव के बजाय लास्य पर जोर दिया गया है। मणिपुरी नर्तकियों में महिला एक लंबी स्कर्ट पहनती हैं और हाथ और घुटनों की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। नागा बंद मुद्रा, जिसमें शरीर 8 के अनूठे आकार में जुड़ा हुआ है, मणिपुरी नृत्य में एक महत्वपूर्ण मुद्रा मानी जाती है। तो इसको याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो कोशिका जो कि होती है शरीर की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है।
नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के शिखर से निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है। नदी गुजरात के भड़ौच जिले में अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देते हैं दोस्तों। यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती बिना डेल्टा के सबसे बड़ा नदियाँ हैं जो कि सतपुरा श्रेणी की हैं। यह पूर्व पश्चिम की दिशा में बिंद के दक्षिण में और नर्मदा ताप्ती के बीच में 7 पहाड़ों की श्रेणी है। इसमें राजपीपला पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ और मैकाल श्रेणी शामिल है। सतपुड़ा वलित पर्वत है और धूमगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो इसको याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था? तो सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था। जनगणना 2011 के जो कि अनंतिम आंकड़ों के अनुसार राष्ट्र की जनसंख्या जो थी वो थी 1210.19 मिलियन थी, जिसमें 623.7 मिलियन यानी 51.54% जो कि पुरुष थे और 586.46 मिलियन यानी 48.46% महिलाएं थी। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जो कि अधिक आबादी वाला राज्य है। इसकी आबादी ब्राज़ील की आबादी से अधिक है। वही बात करते हैं 2011 की जनगणना के आधार पर मुख्य बिंदु कुछ निम्न याद कर लीजिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो कि बिहार है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य केरल है और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य जो कि बिहार है, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। वांगला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय में वांगला उत्सव मनाया जाता है। इसे जो कि 100 ड्रम्स महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। उत्सव का अभ्यास गारो जनजाति द्वारा किया जाता है। यह महान नदी मिस्सी सालजोंग के समान में मनाया जाता है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गेहूं और चावल की फसलों को बढ़ावा देना था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966-67 में हुई थी। हरित क्रांति के फलस्वरूप मुख्य रूप से खेती में तकनीकी सुधार किए गए। इसका मूल्य उद्देश्य केवल इतना था कि कृषि उत्पादकता में दुगना वृद्धि करना था। भारत में जो कि हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? कमेंट करके आप लोगों को बताना है। 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, जिसका कार्यकाल 1956 से 1961 था। वही बात करते हैं तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू महाल नोबिस मॉडल को अपनाया था नेहरू ने। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेज़ी से औद्योगिकरण करना था। 1956 की औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया था। प्रो-पीसी महाल नोबिस इस मॉडल के मुख्य वास्तुकार थे। यह मूल रणनीति थी भारी उद्योग और सेवाओं पर खर्च में निवेश बढ़ाने के लिए, क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए और दूसरी ओर नई मांग को पूरा करने के लिए छोटे और घरेलू उद्योग उत्पादन बढ़ाने के लिए जितना संभव हो उतना निवेश और उत्पादन बढ़ाकर उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाना था। एक प्रश्न आया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? तो जनरल डायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग जो कि बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है। यहाँ 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने निहत्थे शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों पर गोलियां चलाकर मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। एक प्रश्न आता है कि वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन है? तो श्री किरेन रिजिजू जो कि वर्तमान में भारत के कानून मंत्री हैं। श्री किरेन रिजिजू वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री हैं भारत में। भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री BR अम्बेडकर थे।
नितिन जयराम गडकरी भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग नौ परिवहन मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं। रसायन और उर्वरक मंत्री जो कि DV सदानंद गौड़ा हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि गंगा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसका आयोजन नवंबर 2022 में किया गया था। एक प्रश्न आया था कि लोकसभा में कोरम क्या होता है, तो कोरम किसी संसद जो कि सीमित या फिर जो कि कार्यकारिणी की बैठक में लिए आगत न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या को कोरम कहते हैं। इस न्यूनतम आवश्यक संख्या की उपस्थिति के बिना सभा या समिति या फिर विधायिनी के कार्य को वैधानिकता प्राप्त नहीं हो सकती। अतः इस न्यूनतमक संख्या में सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य का उपभाग जी में क्या है, तो दोस्तों यहाँ से पूरा रिलेटेड जो कि मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, तो यहाँ उससे रिलेटेड सभी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 51A में जो कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। 51AB में है उन महान आदर्शों को जो कि संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रेरित किया था। अनुच्छेद 51AC में है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। 51AD में है देश की रक्षा करना और ज़रूरत पड़ने या कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। ठीक है, वही बात करते हैं 51AE में क्या है, तो भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या फिर अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना था। 51AF में हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि, विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। अब बात करते हैं दोस्तों जी का, जो कि आपसे पूछा था। 51AG में है वनों, झीलों, नदियों और वन जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उसकी रक्षा करना और उसमें सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। तो हो सकता है पर्यावरण दिया होगा ऑप्शंस में, तो आप उसको क्लिक कर सकते थे। कमेंट करके बताइएगा क्या दिया था। वही बात करते हैं 51AH में क्या है, तो वैधानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। 51AI में है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। वहीं 51AJ में है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुँचे। वहीं बात करते हैं 51AK में क्या है, माता पिता फिर अभिभावक का अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता कब पारित हुआ था, तो ये 1860 में पारित हुआ था। हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाना। अव्यवस्था का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो व्यवस्था हो जाएगा या फिर सुव्यवस्था हो जाएगा। शूटिंग गार्ड किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल से। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।